गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पीआर एग्जाम डोज में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे जनमुद्रों के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और स्थल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में ही स्थित है, और उसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में कालीबंगा के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वार्तालाप कर लेते हैं। और सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और सकुशल होंगे। तो देखें, सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक हमने कुछ स्थलों को क्लियर कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे। द फर्स्ट वन दैट वाज मोहनजोदाड़ो या फिर हड़प्पा, आप लोग बोल सकते हैं। हड़प्पा हो गया पहला स्थल। दूसरा स्थल हमने पढ़ा मोहनजोदड़ो। तीसरा हमने पढ़ा लोथल एंड चौथा हम लोगों ने पढ़ा चनहुदड़ो। तो चनहुदड़ो के बाद आज जो पांचवा स्थल हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कालीबंगा। देखिए, कालीबंगा की स्थिति या फिर ये कौन से राज्य में पड़ता है, कौन से देश में पड़ता है, साथ साथ में कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, और किन लोगों ने इसे खोज निकाला, किन्होंने इसको उत्खनन किया। तो इन चीजों के बारे में आपके पास ग्रुप सी में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और अपर लेवल के जो एग्जामिनेशन होते हैं, पोस्ट होती हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उन्हीं चीजों को, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग क्लियर करेंगे, और इस वीडियो में पूरा का पूरा कालीबंगा को कवर अप हम लोग कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं कालीबंगा। देखिए, तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि जो कालीबंगा है वो स्थित कहां पर है। तो इसकी स्थिति क्या है? स्थिति देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से, कालीबंगा से, यही है कि इसकी स्थिति क्या है। तो इसकी स्थिति होगी कहां पर? देखें, नाम है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिला ये पड़ता है आपका राजस्थान में। कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान। ऑब्वियसली राजस्थान, भारत की बात करते हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान रखें कि कई सारी कुछ किताबों में आप लोग क्या पढ़ेंगे, ये जो कालीबंगा है वो कहां पे बताया गया है? वो श्री गंगानगर में बताया गया है। कहां पे बताया गया? श्री गंगानगर में बताया गया है। परंतु एक्चुअली वास्तविक तौर पर इस स्थल की जो लोकेशन है वो हनुमानगढ़ जिला में पड़ती है। ठीक है, इसको आगे बढ़ाने से पहले एक आध पॉइंट थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। देखिएगा, जो राजस्थान का जो एरिया है, जो राजस्थान प्रांत है, उस प्रांत में जो उत्तरी भाग है, उस उत्तरी भाग में ही हमारे पास में कितने स्थल प्राप्त हुए हैं? 25 स्थल प्राप्त हुए हैं। कितने स्थल? 25 स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त हुए हैं। इन 25 स्थलों में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट स्थल हमारे पास में है वो होगा कालीबंगा। तो कालीबंगा को जरूर आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि यहां से सीधा सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो आई होप आपने पॉइंट को समझ लिया होगा कि राजस्थान में 25 स्थलों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दैट वाज कालीबंगा। और ध्यान रखें, मोस्टली तौर पर जो स्थल हैं वो घग्गर नदी के इर्द गिर्द पड़ते हैं। वही घग्गर नदी जो आज के समय पर सूखी मानी जाती है, और वही घग्गर नदी जो कि पुरानी हाकड़ा नदी है, और वही घग्गर नदी जो कि पुरानी सरस्वती नदी हमारे पास में होगी। तो चलिए उसके विषय में तो हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। फिलहाल इन पॉइंट्स को पहले क्लियर कर लेते हैं। तो आई होप आपने ये समझ लिया कि कालीबंगा कहां पर स्थित है। हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान, भारत। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसका यह है कि इसकी खोज कब की गई, यानी कि इसके खोजकर्ता कौन थे। अच्छा, खोजकर्ता देखिएगा हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। खोजकर्ता कि खोजकर्ता अलग होते हैं और उत्खननकर्ता अलग होते हैं। तो उत्खनन भी लिख लेते हैं हम लोग, उत्खननकर्ता। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसके खोजकर्ता कौन है। तो ध्यान रखें 1951 में 1951 ईस्वी में इसकी खोज जो की उनका नाम था अमलानंद घोष। नाम होगा अमलानंद घोष। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कालीबंगा की खोज किनके द्वारा की गई, तो कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई। कब की गई? 1951 में की गई। नेक्स्ट बात, इसकी उत्खनन कब किया गया, तो उत्खनन की अगर आपको साल पूछ लिया जाए तो यह होगा 1960 यानी कि 1960 और नाम होगा बी के थापर। क्या नाम होगा? बी के थापर। एक और बात को क्लियर ध्यान रखें, देखिएगा इसके खोजकर्ता के बारे में नाम तो हमको एकदम क्लियरिटी पता है, किताबों में आप गूगल करें या फिर किसी और जगहों पर अगर आप देखें तो अमलानंद घोष नाम तो मिलता है खोजकर्ता के बारे में, बिल्कुल करेक्ट है, परंतु प्रॉब्लम क्रिएट करता है किसमें? इसके ईयर पे। 1951 इज अ करेक्ट, 1953 इज अ करेक्ट, या फिर 1957 इज अ करेक्ट बाय द वे। तो जो अच्छी खासी जो यूपीएससी की बुक्स होती हैं, ध्यान रखिए जो बड़े बड़े राइटर्स हैं वे ये कहते हैं कि 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा इसे खोज लिया गया था। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। जैसे कि मैंने आपसे बात किया अभी की कि 1951 तो हमने आपको बता दिया, एक तौर पर 1953 भी किताबों में मिलता है, 1957 भी आपको देखने को मिलता है अलग अलग जगहों पर, परंतु हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप 1951 वाले को ही करेक्ट समझे। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो खोजकर्ता अमलानंद घोष हो गए। अब एक और बात कर लेते हैं विच इज सो मच इंपॉर्टेंट कि ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित स्थल था। तो नदी का नाम होगा, ध्यान रखें कि हमारे पास में जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी, तो घग्गर नदी के तट पर स्थित, ठीक है। अब ये जो घग्गर नदी है ये में भी आपको पता होगा कि ये सूख चुकी है। क्या हो चुकी है? ये घग्गर नदी अब सूख चुकी है। अब एक बात को ध्यान रखें, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कालीबंगा कौन कौन सी नदियों के बीच में स्थित है, तो नदियों के बीच, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहां पर दो नदियां। पहली नदी तो हम लोग ऑब्वियसली बात करेंगे घग्गर, परंतु देखिए हम इसको यहां पर यह समझ लेंगे सरस्वती। जो पुरानी सरस्वती नदी थी या फिर जो घग्गर नदी है वह एक और नदी है जिसको बोला जाता है दृशद्वती नदी। दृशद्वती, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये नदी है, वन सेकेंड, दृशद्वती नदी। तो इन दो नदियों के बीच में कालीबंगा आपका स्थित है। राइट, चलिए तो यहां तक हमने क्या कर लिया, इस चीज को क्लियर कर लिया और एक क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन, स्थिति कहां पर है, खोजकर्ता कौन होंगे, उत्खननकर्ता कौन है, नदियां कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, नदियों कौन कौन सी नदियों के बीच में ये स्थित होगा, तो ये हमने क्लियर कर लिया। अब एक और बात को क्लियर कर लेते हैं कि आखिरकार इस कालीबंगा का नाम कालीबंगा ही क्यों पड़ा, थोड़ा चेक करते हैं। देखिए जरा, शाब्दिक अर्थ, हम इस पे पॉइंट जो क्लियर करेंगे तो ये होगा शाब्दिक अर्थ।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? शाब्दिक अर्थ। तो शाब्दिक अर्थ में क्या है, देखें अगर हम इसको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करें, पहला काली दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है काली और एक है आपका बंगा। देखिए काली का मतलब ऑब्वियसली ये तो कलर से लिया जाएगा, ये हो गया काला कलर, काला रंग, काला रंग। और बंगा का मतलब होता है चूड़ियां। क्या होता है? चूड़ियां। तो देखिए कालीबंगा का नाम कालीबंगा इसलिए पड़ा क्योंकि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में हमको काले कलर की चूड़ियां प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? काले कलर की चूड़ियां प्राप्त हुई, जिसके आधार पर हमने क्या कर दिया, इसका नाम कालीबंगा रख दिया। राइटर्स लिखते हैं, इतिहासकार लिखते हैं कि कालीबंगा में जो चूड़ियां प्राप्त हुई ये सबसे पहले हमको प्राप्त हुई, इसी वजह से इसका नाम हमने क्या रख दिया, कालीबंगा रख दिया। परंतु इस बात को ध्यान रखें, ये जरूरी नहीं है कि केवल और केवल ये काली चूड़ियों के लिए फेमस था। इसमें इस स्थल में जो चूड़ियां हमको प्राप्त हुई वो पत्थरों से बनी हुई चूड़ियां भी प्राप्त होती हैं। तो आगे चल के आगे जब हम लोग चैप्टर को जो स्थल को आगे बढ़ा रहे हैं तो वहां पे हम लोग पॉइंट देखेंगे कि कालीबंगा एक ऐसा स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का जो कि पत्थरों से बनाई जाने वाली चूड़ियों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, तो यहां पे हमने ये बात भी क्लियर कर चुके हैं कि क्या क्या मैटर इसका था। तो चलिए इसको हमने समझ लिया। अगर इसकी प्रसिद्धि के बारे में डिस्कस करें तो हम लोग लिख ही लेते हैं, जैसे कि हमने अभी बात भी की है, प्रसिद्धि। प्रसिद्धि तो प्रसिद्धि क्या है? पत्थर की बनी हुई चूड़ियां। पत्थर की बनी चूड़ियां। तो ये हमारा मैटर क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंतर्गत। देखिएगा एक और पॉइंट ये है कि इसका क्षेत्रफल क्या है। इसका क्षेत्रफल यानी कि कालीबंगा का क्षेत्रफल क्या होगा, तो कहा जाता है कि इसका क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर के करीबन करीबन था। क्या? 100 हेक्टेयर के करीबन करीबन था। दूसरी बात एक और चेक करते हैं कि आखिरकार कालीबंगा, देखिएगा ये किसकी राजधानी थी। क्या? कालीबंगा किसकी राजधानी थी? तो कहा जाता है, राइटर्स कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि कालीबंगा जो है वो हड़प्पा की प्रादेशिक राजधानी थी। किसकी? हड़प्पा की प्रादेशिक राजधानी। प्रादेशिक राजधानी राजधानी मतलब कैपिटल। ठीक है, तो हमने क्लियर कर दिया हड़प्पा की प्रादेशिक राजधानी कौन थी? कालीबंगा। तो आई होप आपको ये मैटर समझ में आ गया होगा। और यहां से जो ये पॉइंट आपको लिखे गए हैं ये ग्रुप सी के लिए, और जो कि ट्रिपल एस सी की हम लोग बात करते हैं, ग्रुप डी के बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीसीएस लेवल तक भी आपका यहां पर टच करते हैं। परंतु इससे ऊपर जैसे कि यूपीएससी की हम बात करते हैं तो यूपीएससी में ये तो पूछ लिया जाता है, परंतु इससे भी ज्यादा डीप जाके क्वेश्चन आपके पास में पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप आपको ये मैटर समझ में आ चुका होगा। अब इस बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। हड़प्पा की प्रादेशिक राजधानी इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि हड़प्पा एक बहुत बड़ा स्थल था जहां पे हमने पढ़ चुके हैं हड़प्पा के बारे में बहुत कुछ मैटर। कहा जाता है कि हड़प्पा में जिस प्रकार से चीजें हमको प्राप्त होती हैं उसी प्रकार से यहां पर भी हमको देखने को मिलता है कालीबंगा वाले स्थान पर। इवन राइटर्स या फिर पुरातत्ववेत्ता इतना भी कह लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो तीसरी राजधानी है वो कौन सी है? कालीबंगा है। अगर इनकेस आपके पास में क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, वैसे तो इतिहासकार इसमें ज्यादा अंदर नहीं घुसते हैं या फिर जाने की कोशिश करते हैं कि
तीसरी राजधानी शुड बी कालीबंगा ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, परंतु हम अगर कुछ किताबों में पढ़ते हैं तो वो जरूर बताते हैं कि हाँ, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी मानी जा सकती है। ठीक है, तो ये हमने यहां पर क्लियर कर लिया। तो इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं नगर नियोजन के बारे में, और नगर नियोजन में बहुत सारी चीजों को हम लोग क्लियर अप करेंगे, और क्लियर करने के बाद नेक्स्ट स्थल हम लोग पढ़ेंगे इस चीज का। चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कालीबंगा के नगर नियोजन की व्यवस्था को। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझ चुके हैं कि कालीबंगा को आखिर कालीबंगा क्यों कहा जाता है, तो ये हमने सारा मैटर समझ लिया। अब समझने की कोशिश करते हैं नगर नियोजन। तो जैसे कि आपको पिक्चर दिखाई दे रही है कि नगर नियोजन में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में रखी गई हैं, जिसमें कि ध्यान रखें इसके अलावा भी बहुत काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इसके अंतर्गत आती हैं, परंतु हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो है वो यही है जो कि आपके सामने पर परोसा जा रहा है। तो देखते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को। तो देखें, हमारे पास में हमेशा से या फिर जब से हम लोग स्थलों के बारे में पढ़ रहे हैं तब से हमने देखा कि एक होता है पश्चिमी टीला, एक होता है पूर्वी टीला, और पश्चिमी टीला या फिर पूर्वी टीला जो है इन दोनों को घेरा हुआ होता है चार दीवारी से, और ये चार दीवारी पक्की ईंटों से बनाई गई होती है, राइट। जैसे कि आप लोग यहाँ पर इसको भी चेक कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इन जो चार दीवारी बताई गई है, तो पश्चिमी टीले की चार दीवारी तो अलग है और पूर्वी टीले की चार दीवारी अलग है। तो क्वेश्चन ध्यान रखें, आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताइएगा इनमें से वो कौन सा स्थल है जिसका पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला अलग अलग तरीके से क्या किया गया है, उनको चार दीवारी से इनके दुर्गीकृत किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी टीले को भी अलग से किया गया है, पूर्वी टीले को भी अलग से कर दिया गया है, यानी कि घेर दिया गया है। अब देखें यहाँ पे आप लोग देखिएगा जो पश्चिमी टीला है, तो पश्चिमी टीले के दक्षिणी भाग में ध्यान रखें, पश्चिमी टीले के दक्षिणी भाग में हमको क्या प्राप्त हुई है, कुछ मिट्टी व कच्ची ईंट के बने हुए 5 से 6 चबूतरे हमको प्राप्त हुए हैं। अब आप लोग पूछेंगे चबूतरे क्या होते हैं, यानी कि चार कोने जिसमें हों उसको ही आपका चबूतरा कहा जाता है, और थोड़ा हुआ वो क्या हो, थोड़ा उठा हुआ हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, चबूतरा कह सकते हैं। अब एक बात क्या हुई, इन चबूतरों में क्या इंपॉर्टेंट देखिए, जैसे कि ये आयताकार की हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें अग्निकुंड व वेदिकाएं हमको प्राप्त हुई हैं। अब आप बात करेंगे कि वेदिकाएं क्या होती हैं। ये वेदियाँ वही हैं जो शादी समारोह में आपने देखा होगा कि जो जिसमें हवन किया जाता है उनको वेदिका बोला जाता है, अग्निकुंड उनको कहा जाता है। तो अब था क्या, देखें कि गढ़ी में स्थित एक प्लेटफॉर्म में मिट्टी के गड्ढे या अग्नि वेदिकाएं की कतारें हमको प्राप्त हुई हैं। कहा जाता है कि जिनमें राख तथा कोयला भरा हुआ है, जबकि दूसरे प्लेटफॉर्म में पकी हुई मिट्टी की ईंटों से निर्मित गड्ढे में हड्डियां हमको मिली हैं। ध्यान रखिएगा, हमने दो अलग अलग बात की हैं। एक जगह पर तो हमको राख तथा कोयला भरा पड़ा मिला है, दूसरे प्लेटफॉर्म पर हमको ईंटों से बना हुए गड्ढे में क्या मिली हुई हैं, हड्डियां प्राप्त हुई हैं। देखें, क्योंकि यहाँ पर अग्नि वेदिकाएँ, अग्निकुंड हमको प्राप्त हुई हैं, जिससे ये समझा जाता है कि सिंधु सभ्यता में ये जो स्थल है अग्नि पूजा तथा बलि प्रथा को दर्शाने की कोशिश करता है। तो हो सकता है कि वहाँ पे इस प्रकार का कृत्य भी होता होगा। क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये समझ लिया कि किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्थल पर इस प्रकार का काम कर रहे थे। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा ये जो पश्चिमी टीला है, तो पश्चिमी टीले के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में करीबन 300 मीटर की दूरी पर हमको क्या प्राप्त हुए हैं, कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखें, ये जो कब्रिस्तान है इसमें हमको 37 शवों के विसर्जन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विसर्जन का मतलब ये होता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि नदी में कुछ चीज़ों को बहा देना, दैट्स कॉल्ड द विसर्जन। तो इसी प्रकार के 37 शव यानी कि 37 बॉडीज़, डेड बॉडीज़ हमको प्राप्त हुई हैं।
ठीक है। नेक्स्ट बात यह है कि जो कब्रें हमको प्राप्त हुई हैं, और जो कब्रें प्राप्त हुई हैं वो अंडाकार कब्रें हैं, और एक कब्र में तो हमको क्या प्राप्त हुआ है, एक बच्चे की खोपड़ी पर 6 छेद के प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं। कितने छेद के? 6 छेद के प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं, जिससे तौर पर पुरातात्विक विद जो आपके हैं या फिर हिस्टोरियन जो हैं, वे एक कयास लगाते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा यानी कि प्राचीनतम उदाहरण, यानी कि सिंपल समझिएगा कि भारत में क्या चलती होगी उस समय पर, एक प्रकार की चिकित्सा चलती होगी जिसे आज के समय पर आप एक्यूप्रेशर के क्या तौर पर कह सकते हैं, पिनअप करना हम लोग कह सकते हैं। तो ये हो सकता है कि वहाँ पर भी चलता होगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, तो आप इसको भी जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात यह है, कहा जाता है कि दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में जो हमको कब्रें प्राप्त हुई हैं या फिर कब्रिस्तान हमको प्राप्त हुए हैं, इन्हीं जगहों पर हमको अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां, ध्यान रखें, अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार का मतलब क्या होता है, देखिए आगे चल के जब हम लोग वेदास पढ़ेंगे, वेदों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग होता है या फिर इंसान के जीवन में 16 प्रकार के संस्कार आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जन्म की बात करेंगे, चूड़ा कर्म जैसे कि आपने सुना होगा। फिर उसके बाद शिक्षाओं के लिए आश्रमों में जाना, वो आपने सुना है। विवाह संस्कार सुना है। और उसी प्रकार से एक लास्ट 16वां संस्कार होता है जिसके कि हम लोग दाह संस्कार बोलते हैं, अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं। यानी कि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद के संस्कार को अंत्येष्टि संस्कार बोला जाता है। तो इसी में हम लोगों ने क्या देखा, 3 प्रकार की विधियां हम लोगों ने देखी हैं, जिससे कि पहला है जिसे कहते हैं समाधिकरण, यानी कि पूर्ण समाधिकरण। दूसरा होता है आंशिक समाधिकरण, और एक होता है दाह संस्कार करना। अच्छा, इस बात को एक बार थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिरकार ये समाधि हुई क्या, यानी कि समाधि लेने का मतलब क्या हो गया। देखिए, वैसे तो अलग अलग तौर पर इसे अलग अलग चीज़ों के रूप में समझ लिया जाता है, परंतु अगर सांस्कृतिक भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करें या फिर आध्यात्म के तौर पर समझने की कोशिश करें, तो काफ़ी सारे जगहों पर तो ऐसा मिलता है कि जो समाधि होती है वो ये है कि अपनी प्राण वायु, जो सांसें होती हैं, उनको कुछ समय तक रोके रखना और फिर छोड़ना, जैसे कि कपालभाति आपने सुना होगा। कुछ जगहों पर तो इतना भी मिलता है, जैसे कि आपने कैवल्य सुना है, जैसे कि आपने निर्वाण सुना है बाय द वे, है ना। तो आपने देखा कि जब एक जगह पर बैठ के आप अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनते हैं, यानी कि ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे भी समाधिकरण बोलता है। आपने देखा होगा कि कई सारे, अगर हम लोग ऋषि मुनियों की बात करते हैं, तो वो ध्यान मग्न होते हैं, तो उस ध्यान मग्न को भी क्या बोला जाता है, समाधि बोला जाता है। ठीक है, आई होप आपने ये मैटर समझ लिया कि समाधि का एक्चुअल मीन्स होता क्या है। तो समाधि का एक्चुअल मीन हमने समझ लिया, अपने प्राण वायु को कुछ समय तक रोककर अपने अंदर नई ऊर्जा का संचार करना और उस ऊर्जा के साथ साथ में ज्ञान की प्राप्ति करना ही आपका समाधिकरण कहा जा सकता है। तो हो सकता है कि इस प्रकार के साक्ष्य हमको यहाँ पे मिले, और जिसके आधार पर हमने ऐसा समझा कि हाँ, जो आपका कालीबंगा है वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें घटित होती होंगी उस पीरियड में जब आपकी सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए जरा। तो हमने देखा कि पश्चिमी टीले की साइड पर तो ये काम हो रहा था। अब बात कर लेते हैं पूर्वी टीले की साइड पर। देखिए, पूर्वी टीले में पहली बात और इम्पॉर्टेंट बात, जो पूर्वी टीले का जो कालीबंगा का जो क्षेत्र है, कहा जाता है कि कालीबंगा से पहले, यानी कि प्राक हड़प्पा की अगर हम बात करें, हड़प्पा के स्टार्टिंग की बात करें, पुराने समय की बात करें, तो जब हमने कालीबंगा से नीचे की खुदाई की तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जुताई के साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त होते हैं, यानी कि खेतों को उस समय पर जोता जाता होगा। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि नवपाषाण काल जैसे खत्म हुआ, तो नवपाषाण काल खत्म होने के बाद जैसे ही सिंधु घाटी की सभ्यता हमारे पास में आई, और हमने ये भी पहले पढ़ लिया है कि नवपाषाण काल के समय पर नियोलिथिक एज जिसको कि आप लोग कहते हैं, उस एज में हम लोगों ने कृषि करना स्टार्ट कर लिया था, हमने जुताई वगैरह करना स्टार्ट कर लिया था।
तो ये उसी समय उसी लास्ट पीरियड की बात हो रही है कि हमारे पास में कुछ खेत मिले हैं और उन खेतों पे जुताई हो रखी है, और जो जुताई हुई है वहाँ पर हल रेखा हम लोगों को प्राप्त हुई है। जैसे कि आप लोग हल लगाते हैं तो हल के निशान बनाता चलता चला जाता है, तो ये भी चीज़ हमको यहाँ पर प्राप्त हुई है। साथ साथ में देखें, जुताई तो हो रखी है, परंतु कहा जाता है ये जुताई जो है आड़ी तिरछी हो रखी है, यानी कि आप इस प्रकार से बात कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। तो ये जुताइयाँ कुछ इस प्रकार से हुई है। अब जब ये जुताई इस प्रकार से हुई है तो इसका मतलब ये लगाया जा सकता है, और आपके इतिहासकार या फिर पुरातात्विकविद ये कहते हैं कि दो फसलों को यहाँ पर उगाया जाता होगा, यानी कि एक फसल के साथ में दूसरी फसल। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो चने के साथ में यानी कि ग्राम के साथ साथ में मस्टर्ड यानी कि सरसों को भी बोया जाता है, मटर भी बोई जाती है साथ साथ में। तो इस प्रकार के कार्य कालीबंगा में पहले से होते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के स्टार्टिंग पीरियड में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। देखिए, पूर्वी टीले से और भी कई सारी चीज़ें हमको प्राप्त हुई हैं, जैसे कि ईंट हमको प्राप्त हुई है। अच्छा, ये जो ईंट थी ये ईंटें अलंकृत की गई हैं, यानी कि इसमें कुछ नक्काशियाँ की गई हैं, कुछ चीज़ें इस पर बनाई गई हैं। क्लियर हो गया, मैटर समझ गए? तो ये आई होप आपको मैटर समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट भाग की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो सिंबल हम लोग बनाते हैं ये नालियों का सिंबल बनाते हैं बाय द वे। ठीक है, अब देखिए ज़रा, कहा जाता है कि जल निकासी की यहाँ पर कालीबंगा में कुछ उत्तम प्रणाली ये यूज़ नहीं करते थे। क्योंकि हमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं है। अगर हमको एविडेंस प्राप्त हो जाएंगे तो डेफिनेटली हमको ये समझ में आ जाएगा कि कालीबंगा में भी एक उत्तम प्रणाली यूज़ की जाती थी जल निकासी के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए। जबकि अगर हमने पढ़ा कि जो हड़प्पा जो स्थल था या फिर आपका लोथल था या फिर मोहनजोदाड़ो था, इन तीनों स्थलों में हमने देखा कि उत्तम प्रणाली यूज़ की जाती थी जल निकासी की। ठीक है ना, परंतु यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलता। परंतु हाँ, देखने को क्या मिलता है? यहाँ पे हमको देखने को मिलता है लकड़ी की जल निकासी नालियाँ बनाई गई हैं। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि अगर लकड़ी की जल निकासी की नालियाँ बनाई गई हैं तो डेफिनेटली पानी के कारण लकड़ियाँ जल्दी सड़ जाती होंगी। इसी वजह से हमने इसे उत्तम प्रणाली नहीं कहा, हमने इसे एक नॉर्मल प्रणाली कहा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिएगा, कहा जाता है कि यहाँ पर हम लोगों को बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। जैसे कि हमने आपसे मोहनजोदाड़ो के बारे में भी डिस्कस किया था कि आपके पास में बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। और ये जो बेलनाकार मोहरें हैं वो ज़्यादा लंबी मोहरें नहीं होती थी, यानी कि अगर मैं हाइट की बात करूं तो ये कम हाइट की होती थी बाय द वे। ठीक है, ये मैटर समझ गए हम लोग। और चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से हम लोगों को और क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ पर हमको ऊंट की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। अच्छा, अगर ऊंट की हड्डी हमको प्राप्त हुई है तो ऐसे कयास लगाए जाते हैं, हो सकता है कि जो कालीबंगा के जो लोग हैं वो ऊंट को भी पालते होंगे। अच्छा, अब आपको एक मैटर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये कालीबंगा है। क्या है? क्योंकि ये कालीबंगा है तो और ये भी हमने समझा कि ये राजस्थान का क्षेत्र है, और राजस्थान का ये जो हनुमानगढ़ की हम लोग बात करते हैं, श्री गंगानगर के क्षेत्रों की तरफ की बात करते हैं, तो ये एरिया जो है ये कैसा है, कौन से रेगिस्तान का पार्ट है? तो हमने कहा ये मरुस्थलीय पार्ट है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होते होंगे? ऊंट भी जरूर मिलते होंगे। तो इस वजह से हो सकता है कि ये लोग ऊंट का भी काम लेते होंगे अपने परिवेश में। तो चलिए, तो हमने ये मैटर तो समझ लिया यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चलती थी। ओके, एक और चीज़ को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया था और कर लिया है हम लोगों ने कि कालीबंगा के दोनों साइड पर दो नदियां आपके पास में बहती थी। क्या बहती थी? दो नदियां हमारे पास में बहती थी। एक नदी हमने आपसे बात की, इधर साइड से तो एक नदी बहती है जिसका नाम है घग्गर नदी। आप इसे पुरानी सरस्वती भी कह सकते हैं और सूखी हुई घग्गर भी कह सकते हैं। और एक साइड पर, यहाँ की साइड पर एक नदी बहती है जिसे कहा जाता है आपका दृष्टवती नदी। तो आई होप आपने ये मैटर समझ लिया कि कालीबंगा का नगर नियोजन किस प्रकार से था, किस प्रकार के लोग यहाँ पर आपके निवास करते थे। साथ साथ में अगर हम बात करें यहाँ के नगर के जीवन के बारे में, तो कहा जाता है कि यहाँ पे सारी सुविधाएं बहुत भरी पूरी थी। अनेकों भवन जो थे, उन भवनों के हर भवन में क्या बनाए गए थे?
कुएं बनाए गए थे। और इस कुएं के जो डिस्कशन है ये हमने मोहनजोदाड़ो में भी पढ़ा, हमने लोथल में भी पढ़ा और हम लोगों ने हड़प्पा स्थल में भी पढ़ लिया। ठीक है, आई होप आपको ये मैटर समझ में आ रहा होगा। और हमने ये बात पहले भी कर चुके हैं कि कालीबंगा का पूर्व हड़प्पाई चरण, यानी कि जो ये कालीबंगा का जो चरण पूर्व हड़प्पाई जो चरण है, ये हड़प्पा काल के विपरीत राजस्थान में खेत की जुताई को दर्शाने की बात करता है। ठीक है ना, क्योंकि कालीबंगा में खेत की जुताई नहीं होती थी, जबकि अगर हम पूर्व हड़प्पा की बात करें कालीबंगा में ही, तो वहाँ पे जुताई का काम किया जाता था। एक और चीज़ देखिएगा, देखिए यहाँ पर पतन की बात करें तो कालीबंगा का पतन कैसे हुआ, तो इतिहासकार कहते हैं कि भूकंप यहाँ पे आया था, जिस वजह से पूरी जो कालीबंगा जो क्षेत्र है वो तहस नहस हो गया था। और कहा जाता है कि ये जो प्रमाण हैं ये प्राचीनतम साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में किसी स्थल के खात्मा होने के या फिर खत्म होने के। तो चलिए, तो यहाँ तक हमने मैटर क्लियर कर चुके हैं कालीबंगा के बारे में। इसके बाद कि जो वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे वो होगा धौलावीरा। हमारे साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए।